मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज समसामयिक में चीन और भारत के संबंध में मैं चर्चा करूंगा। चीन और भारत के संबंध में चर्चा क्यों? अभी G20 की समिट है, सम्मेलन है भारत में 8, 9 और 10 सितंबर को। उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में भारत के मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ है। तो चीन के बारे में चर्चा क्यों? तो यहाँ पे मैं भारत चीन के जो संबंध हैं उसके इतिहास और आज की स्थिति सबको आपके समक्ष खंगालने की प्रयास करूंगा। और भारत चीन के संबंध का क्या महत्व है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और भारत चीन के संबंध क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज समसामयिक में आपके समक्ष चर्चा करूंगा। भारत और चीन के संबंध मुख्यतः आधुनिक युग में स्टार्ट होता है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1949 में। माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति होती है चीन में और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ जाती है। और वहाँ के तत्कालीन राजा जो थे वो चले जाते हैं ताइवान। चांग काई शैक वो चले जाते हैं ताइवान और माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार 1949 में चीन में बनती है। चीन के बारे में नेपोलियन ने 18वीं शताब्दी में कहा था, पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, जिस दिन जगेगा वो दुनिया के लिए समस्या पैदा होगी। आज से 200-250 साल पहले नेपोलियन ने इसके बारे में, चीन के बारे में कहा था, वो सही सिद्ध हुई है। कम्युनिस्ट सरकार जब बनती है चीन में तो सबसे पहले मान्यता देने वाले राष्ट्रों में भारत रहा और भारत ने मान्यता दिया। दुनिया के महाशक्ति चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, तत्कालीन विश्व युद्ध के बाद चीन के कम्युनिस्ट सरकार को यूरोपियन कंट्रियों ने, अमेरिका ने मान्यता नहीं दिया और उसके सदस्यता का प्रतिनिधित्व चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य 45 में बन गया था चीन, चांग काई शेक के समय में ही। और उसके सदस्यता का प्रतिनिधित्व ताइवान करता था, जहां चांग काई शेक के नेतृत्व में ताइवान द्वीप में, फार्मोसा द्वीप में सरकार थी। भारत ने उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में संयुक्त राष्ट्र संघ में आंदोलन चलाया कि चीन का प्रतिनिधित्व ताइवान की सरकार ना करे और चीन को दिया जाए और उसकी स्थायी सदस्यता भी बहाल किया जाए। इसके बारे में दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने आंदोलन चलाया। लेकिन देखिए 1949 में जब माओ के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति होती है और सरकार बनती है, तो माओ के विदेश नीति के बारे में माओ क्या बोलता है 1949 में? सैन्य रणनीति के तहत आसपास के राष्ट्रों को, दुनिया के राष्ट्रों को धोखे में रखो, सैन्य रणनीति के तहत धोखे में रखो और कूटनीतिक तौर पर सम्मान करो, वो उसका आदर्श था। हमारा चीन के बारे में विचार जवाहरलाल नेहरू 1929 में पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से चीन की यात्रा किया था, जब वहां भूकंप आया था, 15 दिन की यात्रा किया था। चीन के बारे में भारत के नेतृत्व हमेशा काल्पनिक मिथ पर आधारित दुनिया में रहती आई है। चीन में क्रांति हुआ तो चीन के बारे में हमारे बुद्धिजीवी वर्गों में, चीन के कम्युनिस्ट शासन के बारे में, कम्युनिस्ट दुनिया में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई उसके बारे में
एक काल्पनिक दुनिया में रहते थे कि कम्युनिज्म आया है तो ये साम्राज्यवाद के विरोध में आया है, और चीन में जो कम्युनिज्म आया है साम्राज्यवाद के विरोध में आया है, और साम्राज्यवाद के विरोध में आया है तो हम भी साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, तो नवोदित राष्ट्र हैं उनको चीन सम्मान देगा और भारत और चीन के संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत 1951 में ही चीन ने कर दिया, जब 1951 और 53 में तिब्बत को, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उसको कब्जा करने का अभियान शुरू किया। कब्जा कर लिया और 1959 में दलाई लामा अपने पूरे कर्मचारी, अपने राजमहल के जितने पदाधिकारी और ये लगभग 1 लाख नागरिकों के साथ भारत के शरण में 1959 में दलाई लामा भारत आ गए। चीन ने 1960 में नया नक्शा जारी करके ये दावा किया कि जो भारत अपने क्षेत्र में 50,000 वर्ग मील भूमि, जो नेफा अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आक्साई चीन का जो भाग है, कश्मीर के लद्दाख के पूर्वी भाग, उसको वो अपना बताया। उस समय चाउ एन लाई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे आए थे। नेहरू जी के बंगले पे 8 दिन रुके थे और चर्चा हुआ। नेहरू जी ने कई बार उनको प्रयास किया कि सीमा के संबंध में चर्चा कर लें, लेकिन उन्होंने टाल दिया है, कहते हुए छोटी सी चीजें हैं, छोटे समस्याएं हैं, ये सुलझा लेंगे, उसमें अभी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भारत सरकार ने चीन के प्रति दृष्टिकोण में एक गलत किया था कि 1950 से जब तिब्बत पे कब्जा शुरू किया, 53 में उसके विरोध में वहाँ आंदोलन हुआ, 1954 में और 1953 में, तो उस समय वहाँ जेनोसाइड किया चीन ने, कई हजारों लाखों तिब्बतियों को मारा और कब्जे पे ले लिया। 59 तक कब्जा पूर्ण रूप से तिब्बत को अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन भारत उस समय अपने जो मीत पे आधारित आदर्श पे खोया रहा और उसका विरोध नहीं किया। संसद में चर्चा भी हुआ तो भारत सरकार साइलेंट रहा। उसके बाद जब चीन 1962 में नग्न आक्रमण किया और भारत के 38,000 वर्ग मील भूमि जो आज अक्साई चीन है और अरुणाचल के क्षेत्र हैं, इसको कब्जा कर लिया और युद्ध हुआ। युद्ध में भारत की बुरी तरह पराजित हुई उस समय विश्व के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो लगभग 100 राष्ट्र थे, किसी ने साथ नहीं दिया। भारत के पक्ष में एकमात्र राष्ट्र मलेशिया ने बयान दिया था। उस समय भारत के पक्ष में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन खड़े हुए थे। मुख्यतः अमेरिका और कनाडा सैनिक सहयोग भी देना शुरू कर दिया। उसी को देखते हुए चीन ने बोला कि ये युद्ध बहुत बढ़ेगी और लंबी चलेगी और मेरी स्थिति खराब हो सकती है, और एक तरफा युद्ध विराम करके अक्टूबर में एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, जिसको भारत को मजबूर में मानना पड़ा और चीन भी माना, और 38,000 वर्ग मील को भूमि को कब्जा में कर लिया। देखिए, भारत और चीन के व्यापार 1949 से लेकर 1962 तक कोई सीमा का कोई संबंध नहीं था। भारत का और तिब्बत का सीमा था। चीन का कोई भी सीमा भारत से टच नहीं करता था, कहीं भी लगा हुआ नहीं था सीमा, वो तिब्बत की भूमि से लगा हुआ था। तो उस समय 49 से लेकर 62 तक जो छूट फूट व्यापार होता था गधे और खच्चर पे, तिब्बत से होता था। चीन से व्यापार 0 लगभग था। और जब 1962 के युद्ध के बाद
लगभग 1987 तक भारत और चीन के व्यापार शून्य रहा। जब चीन में 1986 में सांस्कृतिक क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति होने के पश्चात औद्योगिक क्रांति हुआ, लिबरलाइजेशन लगभग शुरू किया शुरुआती स्तर पे, तो कुछ उत्पाद, हल्के फुल्के उत्पाद नेपाल के माध्यम से मतलब यहाँ पे भारत पे आता था, सीमा में क्रॉस करके आता था और कुछ होता था। जब 1990 में जब चीन में पूर्ण रूप से लिबरलाइजेशन पॉलिसी हो गई और औद्योगिकरण हुआ, जो मैं पहले वीडियो में कई बार बताया हूं कि दुनिया के महत्वपूर्ण कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने लगी सस्ते लेबर के कारण, सस्ते प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, तब चीन और भारत का व्यापार शुरू हुआ। लेकिन 1990 से लेकर 2023 तक भारत और चीन के व्यापार एक तरफा चीन के पक्ष में रहा। मैं वित्त वर्ष 2022-23 के बताना चाहूंगा। दोनों देशों चीन और भारत के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर के ट्रेड हुआ है। उसमें भारत का निर्यात मात्र 25 बिलियन डॉलर है और भारत चीन से जो सामान आयात किया है वो 100 बिलियन डॉलर का है। तो भारत और चीन के व्यापार में 100 अरब डॉलर की माइनस है, माने संतुलन चीन के पक्ष में है। जबकि 2022-23 में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार जो है वो 128 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत ने मात्र 37 अरब डॉलर के आयात किया है, बाकी सब निर्यात किया है। और ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में 37 अरब डॉलर का है। 37 अरब डॉलर प्लस में है भारत अमेरिका और भारत के व्यापार में, जबकि चीन और भारत के व्यापार में 100 बिलियन डॉलर के माइनस में है भारत। तो मैं इस सब तथ्यों को इसलिए रख रहा हूं कि चीन जब से कम्युनिस्ट क्रांति हुई है और चांग काई शेक की सरकार समाप्त होकर कम्युनिस्ट की सरकार माओ के नेतृत्व में बनी है, तब से चीन कभी भी ये नहीं चाहता कि भारत विकास करे, भारत एक शक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित हो। भारत और चीन का व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक संबंध तब तक है जब तक व्यापार में, दोनों राष्ट्रों के व्यापार में चीन को फायदा होता रहे। और इसके प्रतिक्रिया आप देखेंगे, जब जब भारत व्यापार में मजबूत होता जाएगा, भारत की जीडीपी बढ़ती जाएगी, तब तक चीन नए नए नक्शे जारी करेगा, भारत को डराने का प्रयास करेगा और हर प्रोपेगेंडा करेगा। और चीन कभी नहीं चाहेगा, जो कम्युनिस्ट शासन है वहां की, वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत दुनिया में एक महाशक्ति बने। लेकिन एक हकीकत भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगले एक दशक में, 1.5 दशक में दुनिया में 3 महाशक्ति होंगे। एक अमेरिका रहेगा, वो मेरे आकलन के अनुसार नंबर 1 में ही रहेगा। नंबर 2 में आर्थिक महाशक्ति चीन रहेगा। धीरे धीरे उसके ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं और जो गैप है चीन और भारत के, वो कम होता जा रहा है और अगले 10 साल में बहुत कम हो जाएगा। अभी भारत की जो जीडीपी है लगभग 3.25 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 3,775 बिलियन डॉलर की जीडीपी बन गई है आज की डेट में। चीन की जीडीपी है अभी लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर की। लेकिन अभी पिछले 4 साल में चीन की निर्यात जो कम हो रही है वर्ल्ड वाइड, भारत की बात नहीं कर, वर्ल्ड वाइड जो कम हो रही है,
और इंडिया की जो एक्सपोर्ट जो 2014 की स्थिति में $300 बिलियन थी, आज अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग $750 बिलियन की निर्यात हो गई है। तो एक गैप कम होती जाएगी और चीन और भारत की जो आर्थिक जीडीपी की गैप है वो कम होती जाएगी। तो चीन कई तरह के प्रोपेगेंडा करेगा। अभी नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, सब कर रहा है, वो करेगा। इसके बारे में हो सकता है कि अगले 10 साल में दोनों के बीच एक सामान्य स्तर की युद्ध भी हो। भारत को तैयार रहना चाहिए। भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए चीन के हिडन एजेंडा को माने काउंटर करने के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। और अभी जो मीडिया में चर्चा चल रहा है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो ये भारत की ये कमजोरी है, ये भारत के लिए अच्छी नहीं है। मित्रों, मैं बताऊं कि दुनिया की राजनीति 2-3 मुद्दों पे स्थापित होती है। एक तो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, एक सैद्धांतिक वैचारिक साम्यता, दूसरी चीज जो एथनिक समानता माने मानवीय समानता, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध है तो एथनिक समानता है। क्योंकि ब्रिटिश मूल के अधिकांश लोग जो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में गए वो आज ब्रिटिश मूल के ही नागरिक अमेरिका में हैं, चाहे यूरोपियन मूल के हैं, दुनिया के हैं, लेकिन बहुत कम हैं। तो वो एक प्रकार के एथनिक समानता है, उस आधार पे है। दूसरी चीज राजनीतिक समानता, वैचारिक समानता। ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है। तो चीन की और हमारी समानता की जो बात करें तो कोई राजनीतिक समानता नहीं है, वैचारिक समानता नहीं है, और एक आदर्श आइडियल की भी, एक आदर्श की भी समानता नहीं है। हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम की जो आदर्श है, मानव कल्याण की जो आदर्श है, आप चीन के पिछले 2000 साल के वहाँ के साहित्य और दर्शन को देख लीजिए। वहाँ जो चीन की जो दर्शन है वो कभी वासुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करता, दुनिया के लोग एक हैं, ये कभी बात नहीं करता। वो हमेशा ये बात करता है कि चीनी सुपीरियर है, चीनी हान जाति जो अधिकांश चीनी लोग हैं वो सुपीरियर है। उनका कहना है कि चीन सबसे पहले सिविलाइज देश है, विज्ञान में आगे देश है, ये चीन का कहना है। तो हम ये जो सोच रहे हैं कि भारत और शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो भारत के लिए देखिए एक व्यापार की कारण आज दुनिया में संबंध है, आज तिजारत की दुनिया है। तो व्यापार चीन से जो हम कर रहे हैं वो तो एक तरफा चीन के फेवर में है। साथ में रूस के साथ जो व्यापार है हम मित्र मानते हैं। मित्र, देखिए मित्र की बात ऐसी है कि अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक मार्के की बात कहा है कि हमने तो मजबूरी में सोवियत संघ के साथ गया स्वतंत्रता के पश्चात। बिल्कुल सही कहा, मजबूरी में इसलिए गए, उसका मैं बता रहा हूं कि हमारा जो एक आदर्श था, उस समय की सरकार की जो आदर्श थी कि हम साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, चीन भी एक प्रकार के साम्राज्यवाद से पीड़ित था। तो दोनों राष्ट्र साम्राज्यवाद से पीड़ित थे और एक काल्पनिक माने वामपंथ की एक काल्पनिक दुनिया सोचा जाता था कि साम्राज्यवाद के विरोधी है साम्यवाद, लेकिन हकीकत में चीन हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। इसीलिए नेपोलियन ने सही कहा था कि पूर्व में एक दैत्य सो रहा है और वो जिस दिन जगेगा दुनिया के लिए हानिकारक होगा। तो देखिए भारत चीन के संबंध, भारत की जो विकास दर है और अगले 10 साल में जो आर्थिक रूप से महाशक्ति बनेगी,
तो ये मीडिया बता रहा है कि हम कौन सी गुट पे रहें, चीन के गुट पे रहेंगे कि अमेरिका के। अरे मित्रों, मैं आपको बता दूं, भारत के गुट होगा। भारत के गुट में कौन सा राष्ट्र होगा, अफ्रीका के पूरे कंट्री होंगे, ये होगी। हमको किसी गुट में रहने की जरूरत नहीं है। और भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो व्यापार पे आधारित है, लोकतंत्र पे आधारित है और एथनिक समानता मतलब मैं जो बताया था पहले भी कि जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय है, जो वहां की नागरिक है और वहां में जो अपना प्रतिभा से, अपने मेहनत से जो अपने आप को स्थापित किया है, इसकी समानता है। यहाँ पे एक चीज को और देखिए, चीन में कम्युनिस्ट सरकार 1949 में बनी है। चाहे माओ हो, चाहे चाउ एन लाई हो, चाहे सी जिनपिंग हो, किसी को आज तक अमेरिकी कांग्रेस में एड्रेस करने का, संबोधन करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि अमेरिका मानता है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन डिक्टेटरशिप है और शीत युद्ध से कम्युनिज्म और लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध रहा। इससे हम सहमत हो ना हो ये बात अलग है। हम तो वामपंथ के एक काल्पनिक दुनिया में विश्वास करने वाले लोग हैं और मैं ये नहीं मानता कि कम्युनिज्म एकदम खराब चीज है। दुनिया में एक क्रांति लाया, दुनिया में असमानता को समाप्त करने के लिए एक इंटरिम पीरियड के लिए एक क्रांति लाया। कम्युनिज्म को हम शाश्वत व्यवस्था नहीं मानते और हकीकत भी है वो शाश्वत व्यवस्था है भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 70 साल में 1917 से लेके 1990 तक में कम्युनिज्म दुनिया से समाप्त हो गया और लोकतंत्र को दुनिया ने स्वीकारा, रूस ने भी स्वीकारा, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र अभी भी नहीं है वहां। पुतिन जो है उनका पहले प्रधानमंत्री रहे, फिर राष्ट्रपति रहे, कोई लोकतंत्र स्टेब्लिश लोकतंत्र नहीं है जैसे ब्रिटेन में है, भारत में है, अमेरिका में है और दुनिया के कई यूरोपीय देशों में जो लोकतंत्र है वो स्टेब्लिश लोकतंत्र है, रूस में भी नहीं है। तो यहां मैं मेन आज ये परिचर्चा जो हो रहा है और जो एक हाय तौबा भारतीय मीडिया में मचाया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको यूएनओ और इंटरनेशनल कोर्ट से युद्ध अपराधी डिक्लेयर किया हुआ है। अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका, इसलिए नहीं गया कि अरेस्ट होने की संभावना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोप के राष्ट्रपतियों के आमने सामने तो खड़े भी नहीं हो सकते अभी रूस के राष्ट्रपति, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति इसलिए नहीं आ रहे हैं कि चीन का जो विकास दर है, अभी जो लेटेस्ट आया है 7.8% और चीन की विकास दर मात्र माने ये तिमाही में, प्रथम तिमाही में फाइनेंशियल ईयर के मात्र 4% लगभग रहा है। भारत की विकास दर 7.8% रहा है ग्रोथ रेट, अमेरिका की मात्र 2% रहा है, जर्मनी की माइनस ग्रोथ रेट है। विश्व मंदी की ओर भी जा सकती है, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि मंदी को भारत झेल जाएगा, ये दुनिया मान रहा है। ब्रिटेन का ग्रोथ रेट -4% हो गया है। तो भारत अपने आप में एक महाशक्ति बन गया है और बनने वाला है। तो इसमें जो कौन से गुट में भारत को शामिल होने की, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रहा है कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। अंततोगत्वा तो आएगा, अंतिम परिणति होनी ही है। चीन को हमारे महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में उदय चीन को कभी भी स्वीकार्य नहीं है, ना रहेगी जो अभी वामपंथी सरकार है। तो इसमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 10 साल बाद अभी से शुरू हो गया है दुनिया में कि दुनिया कौन सा राष्ट्र हमारे साथ होगा। दुनिया में मैं बोला कि मैं जो बता रहा हूं, 3 आर्थिक और सैन्य महाशक्ति होंगे अगले 10 साल में, भारत, चीन और अमेरिका। तो कौन सा राष्ट्र हमारे साथ आएगा और लोकतांत्रिक रूप से सभी
आदर्श के रूप में अमेरिका हमारे साथ है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि जनरल इलेक्ट्रिक्स का जो एयरक्राफ्ट इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में लगभग पास हो चुका है। आज तक किसी भी एलआई को टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट इंजन का, जो जनरल इलेक्ट्रिक्स का एयरक्राफ्ट इंजन है, अमेरिका ने ब्रिटेन को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, न किसी नेटो सदस्य को नहीं किया है, लेकिन भारत को कर रहा है। तो हम यथार्थ रूप से इस बात को भी स्वीकार करें। और भारत और अमेरिका का ट्रेड है पिछले 40 साल से हमेशा, चाहे जिस भी कारण से रहा हो, एक तरफा भारत के पक्ष में रहा है। भारत निर्यात अधिक करता है, आयात कम करता है। ट्रेड बैलेंस फेवर भारत के फेवर में हमेशा रहा है। मैं अभी जो बताया कि $37 अरब के हमारे फेवर में था, प्लस था दोनों अमेरिका और भारत के ट्रेड। और अमेरिका, भारत के सबसे अधिक ट्रेड आज की स्थिति में अमेरिका से होता है। तो ये नहीं आएंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम उससे आगे निकल गए हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट का एरिया है वो अलग है। और अभी जो आकलन आया है तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में $312 के आईटी एक्सपोर्ट किया है भारत ने। $312 के रिकॉर्ड उपलब्धि है। तो हमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहा है, और भारत सरकारें कर भी रही है। अभी सब चर्चा भी होता है कि चीन और भारत के व्यापार एक तरफा है, इसमें हमको घाटा है, इसको कम करनी चाहिए। भारत सरकार रणनीति के तहत कर रही है और दुनिया भी कर रहा है। जो मतलब एक्सपोर्ट का हब बना हुआ है चीन अभी, और दुनिया उससे सस्ता माल आयात करता है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चीन नाराज क्यों है, भारत क्यों नहीं आ रहा है कि दुनिया का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है, जिसमें अधिकांश इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। भारत के औद्योगिकरण ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। तो चीन तो इससे जलेगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक महाशक्ति हो और भारत एक आर्थिक शक्ति हो। तो इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यथार्थ को स्वीकार करके हमारा निर्यात तो अधिकांशतः होता है यूरोप, अमेरिका में, गल्फ कंट्री में भी ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में नहीं है। ट्रेड बैलेंस नीदरलैंड और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जो ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में है। बाकी कम है, कुछ आयात अधिक है, निर्यात कम है। तो भारत एक महाशक्ति के रूप में, एक ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या के आधार पे एक आदर्श के रूप में, महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना स्वतंत्रता के बाद शुरू किया था। लेकिन उस समय ये थी कि हम आदर्श के आधार पे और लोकतंत्र के आधार पे मानते थे कि हम महाशक्ति हैं और हमें दुनिया स्वीकार करेगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पे देखिए, सिर्फ आदर्श को दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता है। जब तक आप आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेंगे, जब तक आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं होंगे, तो वो दुनिया आपको स्वीकार नहीं करती है। आज अमेरिका भारत को क्यों स्वीकार करता है, यूरोप क्यों स्वीकार करता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ता है? ये ब्राइट डेस्टिनेशन है। हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर और सब चीज है, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उस सबको और लोकतंत्र सबको मानते हुए दुनिया इसको स्वीकार कर रहा है। तो मैं आज इसलिए चर्चा किया कि अभी G20 का जो समिट हो रहा है, जिसमें शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और पुतिन
रसिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो ये भारत की कमजोरी माना जा रहा है, एक प्रकार के भारत की लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। ऐसी नहीं है। देखिए, रूस से भी हमारा व्यापार एक तरफा रहा है। कभी भी हम माने 2 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात नहीं किए हैं। अभी 1 साल पहले भारत और रूस के ट्रेड मात्र 4 अरब डॉलर का था। अभी तेल के हमने आयात किया तो लगभग 20-22 डॉलर का व्यापार हुआ है। तो अंततोगत्वा तो देखिए, सामने सब चीज आएंगी और भारत को सामना करना पड़ेगा। भारत ये नहीं चाहता कि ये मीडिया जैसे दिखा रहा है कि हम किस गुट में रहेंगे, कौन हमारा काल्पनिक मित्र है तो उसको छोड़ेंगे, या कौन हमारा यथार्थ मित्र है तो उसको साथ में रखेंगे। देखिए, भारत की नीति स्पष्ट है। हम दुनिया के सभी राष्ट्रों का सम्मान करेंगे। हम दुनिया में हम हमारे अनुकूल व्यापार करोगे तो दुनिया में व्यापार करेंगे। हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, हमारे गुट में आएंगे वो अच्छी बात है। हमारी जो जीडीपी आज की स्थिति में ग्रोथ रेट जो है, हम दुनिया को कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। चीन की जीडीपी है 16 ट्रिलियन डॉलर, रसिया की 2 ट्रिलियन डॉलर, हमारे लगभग अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। तो भारत आज दुनिया में के लिए एक स्वीकार्य आर्थिक महाशक्ति बन गई है और बनेगी, और सैन्य महाशक्ति भी अगले 10 साल में बन जाएगी। और दुनिया में 3 महाशक्ति होंगे, एक भारत होगा, एक अमेरिका होगा और एक चीन होगा। और इनके जो जीडीपी हैं उनमें जो गैप है वो बहुत कम रहेगा, 2-4 ट्रिलियन डॉलर की रहेगी। तो हमें इसको हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। और जो दुनिया की एक महत्वपूर्ण संगठन G20, जिसमें लगभग 32 राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जो पूरे यूरोप का नेतृत्व यूरोपियन यूनियन करता है, वो भी आएगा। वैसे मान लेंगे तो लगभग 50 राष्ट्र आएंगे इसमें। तो इसका सफल आयोजन करें और ये चिंता ना करें कि पुतिन नहीं आया, कि शी जिनपिंग नहीं आया। आज भारत को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कोई नेचुरल आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्र नहीं होता। मित्रों, व्यापार की दुनिया है। आपका जिससे व्यापार हो रहा है, जो आपके आइडियल के अनुसार है, आपके आदर्श के अनुसार है, तो उसको हम मित्रता बनाएंगे और बना रहे हैं। और हम किसी को छोटा नहीं समझते। हम किसी के गुट में हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुट में वो आएंगे, हमारे आदर्श है वासुदेव कुटुंबकम। हम भी एक दुनिया के आर्थिक महाशक्ति हैं। हमारे गुट में कोई आएगा उसका स्वागत है, हमें किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं है। और हमने सोवियत गुट में अपने आदर्श और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सोवियत गुट में गया था। हालांकि हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया था, लेकिन अघोषित रूप से सोवियत गुट में थे। तो जयशंकर साहब ने ठीक कहा कि हमने मजबूरी में सोवियत गुट में गया, क्योंकि उस समय की महाशक्ति ब्रिटेन और अमेरिका हमारे आदर्श साम्राज्यवाद का विरोध और दुनिया में समाजवाद पर आधारित विकास के वो विरोधी थे, उससे सहमत नहीं थे। इसलिए हमने सोवियत गुट में गया था। तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है कि पुतिन नहीं आया, कि शी जिनपिंग नहीं आया। वो एक चीज और बता दूं, चीन में चीन की राजनीति में वहां की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अधिकार कोई संवैधानिक रूप से कोई उल्लेख नहीं है। कोई वहां कम्युनिस्ट पार्टी के जो सिद्धांत है, साम्यवाद की जो आइडियोलॉजी है, वही संविधान है। तो उसमें राष्ट्रपति कभी सीओ रहता है, वहां की स्टेट हेड रहता है, कभी प्रधानमंत्री रहता है। तो प्रधानमंत्री आ रहा है वहां के, रूस के भी प्रधानमंत्री आ रहा है। तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अंतर्राष्ट्रीय
संबंध के बारे में, जो महत्वपूर्ण विश्व के देश हैं और हमारे पड़ोस के महत्वपूर्ण देश हैं, उसके बारे में 5-7 एपिसोड में चर्चा करूं। और जो मीडिया है तो वह मचाती है, उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट के साथ और अपने विचार के साथ आपके समक्ष साझा करूं, इसलिए मैं आज आया था। तो मित्रों, हर एपिसोड में मैं आज चीन की चर्चा किया, कल करूंगा अमेरिका और भारत के संबंध के बारे में, फिर अगले एपिसोड में रूस और भारत के संबंध में, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के संबंध में। और इसमें सब में मैं इकोनॉमी पहलू को जरूर लूंगा। आज तिजारत की दुनिया है और आज के संबंध यथार्थ रूप में व्यापार पे आधारित है, तिजारत पे, आयात निर्यात पे आधारित है। तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा फैक्ट के साथ। तो मित्रों, अंत में मैं एक निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे जो तथ्य और मेरे जो विचार हैं उसको आप सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सहमत हों, असहमत हों, ये आपके लोकतंत्रीय अधिकार है। मैं फैक्ट और अपना विचार रखता हूं और आगे भी रखता रहूं ऐसे जो समसामयिक विषय हैं उसमें। तो मैं अंत में आपको एक निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को आप देखते हैं, मेरे चर्चा को आप समसामयिक चर्चा को देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अंत में मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।